सिटी सेंटर की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां के GK1 में B231 मकान में आग लगी है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम। ये GK1 का B231 मकान है और 2 मंजिला 3 मंजिला मकान है। यहाँ पर आग लगी हुई है। दमकल की 2 गाड़ियाँ मौके पर पहुंची हुई हैं और दोनों दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश यहां कर रही हैं। बताया जा रहा है कि शुरुआत में घर से धुआं निकलता दिखाई दिया था। जो पड़ोसी थे उनको धुएं की स्मेल आई और जब उन्होंने वो स्मेल की तो उसके बाद वो इस घर के आसपास आए और इसके बाद उन्होंने पुलिस को और इसके साथ साथ फायर ब्रिगेड को सूचना दी। यहाँ जो मकान मालिक हैं उनका नाम मोना बताया जा रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि फिलहाल अभी कोई जनहानि नहीं है, सब सुरक्षित हैं, वहाँ से निकल गए थे। और अब ये दमकल की टीम इस वक्त गेट खुलवा रही है। गेट खोलने की कोशिश की जाए ताकि अंदर जाके वहाँ पर आग बुझाई जा सके। दमकल की 2 गाड़ियाँ मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस मौजूद है। ये गेट को तोड़ दिया गया है गेट को, ताकि दमकल के कर्मी अंदर जा सकें और अंदर जाकर आग बुझा सके। आप देख रहे हैं अभी भी दूसरे मंजिल पर आपको साफ साफ आपको आग दिखाई दे रही, लपटें दिखाई दे रही हैं। और अभी फिलहाल ये लपटें कुछ कम हुई हैं क्योंकि दमकल की एक गाड़ी ने वहां पर कुछ आग पर काबू पा लिया है। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि 0 फ्लोर पर और पहले फ्लोर पर वहां पर आपको आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने, जो पड़ोसी हैं, उन्होंने बताया कि वहां एक जोरदार धमाका भी हुआ था। अब वो धमाका सिलेंडर की वजह से हुआ था या किसी और वजह से हुआ था उसका खुलासा भी नहीं हुआ है। लेकिन आप इधर भी आ सकते हैं और इधर देखेंगे आप कि खिड़की के जरिए से, गेट के जरिए से घर में घुसने की कोशिश है और ताकि आग पर काबू पाया जा सके। ये देखिए, ये B231 मकान है और B231 मकान में आग लगी हुई है। पुलिस मौके पर मौजूद है, दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद है। और अब जरा आपसे कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से बात कराते हैं और उनसे पता करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या देखा और उसके बाद कैसे वहां पर लोग आए। भीड़ इकट्ठा है। GK1 का B231 इलाका है ये, और पड़ोसी हैं हमारे साथ। उनकी शैली तलवार इनका नाम है। शैली जी, बताइए क्या हुआ था? हम अपने घर से बट लॉक करने बाहर निकले तो देखा स्मेल आ रही है। हमने अपना बिजली का सामान चेक किया तो वहाँ सब कुछ ठीक था। हमें देखा कि धुआं निकल रहा है। मोमेंट हम बाहर आए तो पूरी आग लगी हुई थी, स्मेल थी। हमने इमीडिएटली पुलिस को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड को कॉल किया। बट हमारा हिंदुस्तान ऐसे कि पुलिस पहुंच गई, एम्बुलेंस पहुंच गई, मगर फायर ब्रिगेड पूरे 45 मिनट के बाद पहुंची है। अभी बिल्कुल लपटें नहीं थे, भयंकर लपटों के बाद आई है फायर ब्रिगेड। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई है, अब काम चल रहा है। आई होप कि सब चीज़ें ठीक हों और उनको ज़्यादा नुकसान। इस घर में कौन कौन रहता है? मोना जी रहती हैं, अकेले रहती है, पूरी बिल्डिंग में अकेले रहती हैं। अच्छा, तो वो ठीक है? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, सुरक्षित है। भगवान की दया से किसी को जान को नुकसान नहीं हुआ है। एक धमाका भी हुआ, उसकी आवाज भी आई थी, लोगों ने कहा। बिल्कुल आई है, धमाके की आवाज आई है, मगर वो समझ नहीं आया। एसी का सिलेंडर फटा है। कंप्रेसर? हाँ, कंप्रेसर होगा, कोई एक सिलेंडर घर का भी होगा कोई। बहुत देर बाद आई है फायर ब्रिगेड। बोल रहे थे पुलिस वाले जल्दी बुला दीजिए, पीछे गैस पाइपलाइन है, मगर पूरे पौने घंटे के बाद ही आई है। पूरी सोसाइटी में किसी को IGL का नंबर नहीं पता, किसी को नहीं पता IGL का। सबसे पूछ रहे, कोई नहीं पता। IGL जगह जगह जो नंबर लिखता है अपने चलते ही नहीं है नंबर। आप चला के दिखाओ। गेट बंद कर रखा है परमानेंट, 4 साल से गेट बंद है। कोई फ्लाइंग स्क्वाड नहीं आना है या फायर ब्रिगेड नहीं आना, कहाँ से आएंगे? किसी को रास्ता नहीं मिलता तो कहाँ से आएगा? गेट इज लॉक्ड फ्रॉम लास्ट 5 years। आई डोंट नो व्हाई। GK1 के मेन रोड पे अगर ये हाल है तो किसी अंदर गलियों में हो तो पता नहीं क्या होगा, क्या हो जाए, बंदे ही मर जाए अंदर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये स्थानीय निवासी हैं, पड़ोसी हैं B231, जहां जिस मकान में आग लगी है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं इस मकान के पड़ोसी हैं। इनका कहना है कि एक धमाके की आवाज़ आई थी। हो सकता है कि वो धमाका सिलेंडर की वजह से हो, LPG सिलेंडर की वजह से, या फिर AC का कंप्रेसर या उसमें कुछ धमाका हुआ हो। लेकिन फिलहाल तो भी स्थिति है कि दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। हालांकि स्थानीय जो निवासी हैं, पड़ोसी हैं, उनको शिकायत ये है कि फ़ोन करने के काफ़ी देर बाद दमकल पहुंची। अगर दमकल मौके पर जल्दी पहुंच जाती तो शायद इस आग पर जल्दी काबू पा लिया जाता। कैमरामैन गौरी के साथ आसिफ शेख, NDTV के लिए दिल्ली। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में बीजेपी ने अपने फैसले से सभी को चौंका दिया है। जब लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी, मध्य प्रदेश में OBC को कमान देने के बाद राजस्थान में महिला या दलित को कमान दी जाएगी, तभी बीजेपी ने सभी समीकरणों को उलट-पुलट करके रख दिया और एक ब्राह्मण चेहरा चुन लिया, भजन लाल शर्मा का, जो कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट देखिए। पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ।
इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। बीजेपी के पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को भी शायद उम्मीद न रही हो कि पार्टी उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बना देगी। आखिर मुख्यमंत्री चुनाव को लेकर जितने तरह के समीकरण बनाए जा रहे थे वो उनके खिलाफ थे। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। भजन लाल शर्मा का नाम लंबी कवायद के बाद सामने आया। नतीजों के बाद 8 दिनों तक तरह तरह के कयास चले। वसुंधरा राजे समेत कई नामों की सूची बनी, लेकिन किसी भी सूची में भजन लाल शर्मा का नाम नहीं था। उनका नाम आने के बाद लोगों ने गूगल सर्च किया तो उनका फेसबुक पेज सामने आया। इसमें लिखा था वो पहली बार विधायक बने हैं, सांगानेर सीट से चुनाव जीते हैं। बेशक राजस्थान बीजेपी में प्रदेश महासचिव रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ रहे, संगठन के आदमी माने जाते रहे। अब बीजेपी के लिए पार्टी का ब्राह्मण चेहरा है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया और मुख्यमंत्री पद के दूसरे दावेदार बताए जा रहे लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। 3 बार के रहे महामंत्री, पूरा राजस्थान का दौरा किया हुआ अनुभवी व्यक्ति, सांगानेर जैसी सीट से जीत के आए। भरतपुर को लोहागढ़ कहते हैं, लोहागढ़ का व्यक्ति लोह पुरुष बन के राजस्थान को आगे बढ़ाएगा। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना अवसर मिल रहा है इस जीवन में। लाखों करोड़ों लोग रोज पैदा होते हैं और हम उनमें से एक सौभाग्यशाली हैं कि जिनको पार्टी ने अवसर दिया है जीवन में सेवा करने का अवसर मिला। संतुलन बहुत अच्छा है और सभी के सहयोग से, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया जी हैं, बैरवा जी हैं और हमारे स्पीकर हैं देवनानी जी हैं, सबके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। भजन लाल शर्मा वैसे भरतपुर के रहने वाले हैं। उनके परिवार में खुशी का माहौल है। आखिर उन्हें भी इसकी उम्मीद नहीं थी। सर, आपका बच्चा सीएम, राजस्थान का सीएम बन गया, कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया। भगवान की मर्जी है भैया, भगवान की मर्जी है। उम्मीद थी सर आपको कि ऐसा हो सकता है? अब भैया उम्मीद नहीं को मत दो, भाई मर्जी अपने आप उम्मीद रह जाए। बहुत बढ़िया, बहुत सबके बीच में भैया खूब काम करे, अच्छा काम करे, सब आशीर्वाद भगवान की मर्जी है भैया। हाँ, जनता के बीच में खूब काम करे। सभी के लिए, सभी नेताओं के लिए धन्यवाद। जनता का आभार, बस जनता का आभार और मोदी जी का आशीर्वाद है, वंशी वाले की कृपा है। वैसे मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के फैसले से बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उसकी रणनीति के केंद्र में अब भी प्रधानमंत्री मोदी हैं और इस तरह से वह फिलहाल समीकरणों की अनदेखी का जोखिम उठाते हुए भविष्य के लिए मन चाहे बदलाव कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के भारत मंडपम में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन हो रहा है। आज शुरू हुए इस सम्मेलन का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 3 दिनों तक चलने वाले समिट में 28 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। 3 दिन में 30 से ज्यादा तकनीकी सत्र होंगे। 150 से ज्यादा स्पीकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपनी राय रखेंगे। 150 से ज्यादा एआई स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट्स को पेश करेंगे। हम एआई की मदद से भारत में अपने हेल्थ सेक्टर को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमने एआई फॉर ऑल की भावना से प्रेरित होकर सरकार की नीतियां और प्रोग्राम तैयार किए हैं। हमारा प्रयास है कि हम सोशल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एआई की क्षमताओं का पूरा फायदा उठा सके। और आज के समय में दुनिया भर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से बड़ा खतरा बना है, अब उससे जुड़ी खबर भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली के यमुना विहार में साइबर ठगों ने एआई टूल के जरिए बच्चे की आवाज निकालकर दादा से फिरौती वसूली कर ली। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के यमुना विहार इलाके के रहने वाले 62 साल के लक्ष्मी चंद चावला
बैंक की नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। उनके पास 24 अक्टूबर को एक व्हाट्सएप नंबर से कॉल आया। उस नंबर पर इस तरह की पुलिस अफसर की डीपी लगी थी। कॉलर ने कहा कि उनके भतीजे को पुलिस ने पकड़ लिया है, उसे छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए देने होंगे। यही नहीं, कपिल से उनकी बात कराई। भतीजे की आवाज सुनकर लक्ष्मी चंद का दिल पसीज गया और उन्होंने 50,000 रुपए पेटीएम कर दिए। मुझे अननोन कोई कॉल आई। कॉल आने के बाद मैंने पूछा आप कौन बोल रहे हैं। वो बोला कि मैं पुलिस थाने सदर से बोल रहा हूँ और पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ये आपका बच्चा है, इसको किडनैप किया हुआ है। उन्होंने उसकी आवाज़ सुनाई, मेरे को सारा कुछ सुनाया और बिल्कुल उसकी आवाज़ मिलती थी। तो मतलब जो बच्चा बोल रहा था वो उसकी आवाज़ कपिल से बिल्कुल मिल रही थी। बिल्कुल मिल रही थी। अच्छा। तो मैंने पूछा भाई आप क्या चाहते हो? उसने कहा कि आप 70,000 रुपये भेज दो। तो मैंने कहा कि मेरे पास 70,000 रुपये तो नहीं है, मैं तो 50 भेज सकता हूँ। तो उसने कहा कि 50,000 रुपये आप भेज दो, बाकी देखते हैं। समय खराब। लक्ष्मी चंद ने पैसे देने के बाद कपिल के परिवार को फोन लगाया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। लक्ष्मी चंद को लगा कि घटना सही है, लेकिन जब आरोपियों ने उनसे फिर से 2 लाख रुपए मांगे तो 2-3 दिन बाद उन्होंने फिर से कपिल के परिवार को फोन किया। पता चला कि कपिल घर पर है और ऐसी कोई घटना नहीं हुई। दरअसल साइबर ठगों ने वारदात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। A1 टूल के जरिए उन्होंने कपिल की वॉइस क्लोनिंग की और कपिल जैसी आवाज में बात कर लक्ष्मी चंद को भावुक कर दिया और पेटीएम के जरिए 50,000 रुपए ऐंठ लिए। यही नहीं, आरोपियों ने 50,000 की पेमेंट का क्लियर मैसेज भी मांगा। सर जो इसका मैसेज है ना, मतलब कि जहाँ पे आपने 50,000 लिख के सेंड किया है, वो उसका PDF मुझे क्लियर भेजिए। उत्तरी पूर्वी दिल्ली की साइबर सेल ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और अब आइए आपको दिखाते हैं एनसीपी नेता और विधायक रोहित पवार की संघर्ष यात्रा के समय पुलिस के साथ धक्का मुक्की की तस्वीरें। इस दौरान उन्हें हिरासत में भी लिया गया। रोहित पवार की संघर्ष यात्रा का मंगलवार को नागपुर में समापन था। इस समापन समारोह में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी शिरकत की थी। समारोह खत्म होने के बाद एनसीपी के कुछ कार्यकर्ता रोहित पवार के साथ विधानसभा की तरफ कूच करने लगे। उस दौरान पुलिस ने उन्हें रोका, धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने एनसीपी के कार्यकर्ताओं के साथ रोहित पवार को हिरासत में लिया। रोहित पवार को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया गया क्योंकि वो विधायक हैं और विधानसभा का सत्र चल रहा है, लिहाजा उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या में लगातार निर्माण कार्य जारी है। शहर में जमीन जायदाद के दाम आसमान छूने लगे हैं। तनिष्क पंजाबी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है आधारभूत ढांचा। राम मंदिर के उद्घाटन में बस 1 महीना बाकी है और यहाँ होटल वालों की, कारोबारियों की, निवेश करने वालों की भीड़ लगी हुई है। जमीन जायदाद के दाम आसमान छू रहे हैं। अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर रहते हैं रंजन लाल। उन्होंने गांव में अपनी संपत्ति बेच दी है और अयोध्या में कारोबार शुरू करने के लिए शहर के पास जमीन खरीदी है। मंदिर का निर्माण होने की वजह से यहाँ रोजगार की संभावना ज़्यादा है, इसलिए कुछ रोजगार करेंगे और रेट भी यहाँ कुछ ज़मीन के ज़्यादा हैं। रंजन लाल खुद को खुशकिस्मत मानते हैं। स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं कि कभी इस ऊँगते हुए शहर में इन दिनों बड़ी हलचल है। कोई संपत्ति नहीं है जो खरीदे जाने के लिए बची हो। अयोध्या के आसपास कहीं कोई ज़मीनें हैं ही नहीं और जो आउटर साइड में हैं वो 3,000 से के रेट्स जो होने चाहिए थे वो 5,000, 7,000, 8,000 कोई रेट नहीं रह गया है और उसके बाद भी मार्केट में डिमांड है। राम मंदिर के आसपास वैसे तो कोई ज़मीनें नहीं हैं, मगर अगर हैं तो उनका कोई रेट नहीं है। आप मुंह से जो बोलोगे वो मिल जाएगा। अयोध्या के स्टैंप और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक 2018 से 2019 में
9,867 सेल डीड हुई थी। इस साल यानी 2022 से 2023 में ये तादाद दुगने से ज्यादा हो गई है, 20,067। बहुत से लोगों का मेरे पास भी फ़ोन आता है कि हमको अयोध्या में ज़मीन दिला दीजिए, अयोध्या में ज़मीन दिला दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं हमें रिजॉर्ट बनाना, हमें होटल बनाना है। तो अयोध्या में जो वर्तमान स्थिति, यहाँ पे ज़मीन लेने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे ज़मीन क्रय करना चाहते हैं, जिससे हमारे विभाग, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का राजस्व प्राप्ति भी काफ़ी बढ़ा है। जैसे जैसे इनॉग्रेशन की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। लोकल लोगों को उम्मीद है कि टूरिज्म से उनके शहर की और उनकी खुद की भी आमदनी बढ़ेगी। अयोध्या से प्रमोद श्रीवास्तव के साथ, लखनऊ से तनिष्क पंजाबी, एनडीटीवी। और अब आइए आपको दिखाते हैं पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्र में अडानी समूह किस तरह से अहम भूमिका निभा रहा है। समूह की 5 पोर्टफोलियो कंपनीज ने हरित ऊर्जा क्षेत्र में बड़े लक्ष्य रखे हैं। समूह ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि अगले 10 साल में हरित ऊर्जा क्षेत्र में समूह $100 बिलियन का निवेश करने जा रहा है। समूह की 5 कंपनियां अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सोल्यूशन, अडानी पोर्ट्स एंड SEZ, ACC और अंबुजा सीमेंट्स भारत में ग्रीन एनर्जी की क्रांति में अगुवा भूमिका निभाएंगी। इनमें 2050 तक कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य है। इसके तहत 2030 तक देश में 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। एक नई पहल के तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कोडिंग और रोबोटिक्स की शिक्षा दी जा रही है और इसके लिए जो व्यवस्था की गई है उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये सब एक सरकारी स्कूल में हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में छात्रों को 9वीं कक्षा से रोबोटिक्स और कोडिंग पढ़ाई जा रही है। GPIO का मतलब जनरल पर्पस इनपुट। आमतौर पर इसकी पढ़ाई ग्रेजुएशन में शुरू होती है, लेकिन दिल्ली सरकार की नई पहल के तहत छात्रों को अभी से ये सिखाया जा रहा है। छोटी उम्र में जो बच्चे खिलौने की जिद करते हैं और रिमोट कंट्रोल कार की मांग करते हैं, वहाँ पर इस उम्र में इन बच्चों ने रिमोट कंट्रोल कार्स खुद से बनाई हैं। यही जानने के लिए चलिए लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? सर प्रज्ञा पांडे। आप मेरे को कुछ बता सकती हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में और जो आप सीख रहे हैं रोबोटिक्स के बारे में? यस सर, एक ये रोबोट है, हमने एक कंपटीशन के लिए बनाया था, टेक्नोक्शियन वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो सर उसके लिए हमने ये रोबोट बनाया था सॉकर खेलने के लिए। तो सर इस रोबोट के थ्रू हम बॉल को गोल कर सकते हैं, बॉल को कैच कर सकते हैं। बहुत टाइम जब हम सोलर पैनल्स लगा देते हैं तो सन की डायरेक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही होती है, तो एक डायरेक्शन के बाद सन की रेज जो है इस पर नहीं पड़ पाती, बिकॉज एंगल वो सही नहीं बैठता। तो इस वजह से हमने ना यहाँ पे LDR सेंसर्स लगाए। ये एनालॉग सेंसर है जो कि ना हमें एक रीडिंग्स प्रोवाइड करते हैं कि जो लाइट हमारे पास आ रही है उसकी रेंज कितनी हाई है, किधर की साइड। हमारा जो पूरा का पूरा कोडिंग है या जो हमारा पूरा का पूरा जो रोबोटिक्स है, ये बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग प्लस इनोवेशन की जो स्पिरिट है कि किसी चीज़ को कैसे बनाना है, क्रिएट कैसे करना है, तो क्रिएटिविटी भी बढ़ा रहा है, इनोवेशन बढ़ा रहा है बच्चों के अंदर। तो कि अभी है क्या कि आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द देखोगे कि बच्चे इंजीनियरिंग तो चूज़ करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने इंजीनियरिंग चूज़ क्यों करी है। तो अगर इन फ्यूचर अगर ये इंजीनियरिंग ऑप्ट करते हैं, इन्हें पता होगा कि इन्होंने रोबोटिक्स इंजीनियरिंग क्यों चूज़ करी है, बिकॉज उन्होंने पास्ट में काफ़ी कुछ कर रखा है। स्मार्ट स्टडी के अलावा यहाँ सभी तरह की सुविधाएं जैसे लैपटॉप, टूल्स, कंप्यूटर्स और आधारभूत ढांचा है। जहाँ ये सब सीखने के लिए किसी वर्कशॉप में 4 से 5 हज़ार रुपये तक खर्च करना पड़ता है, वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सब बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के सिखाया जा रहा है। मैं अभी वेबसाइट बना रही हूँ। हमें प्रोजेक्ट मिला था कि हमें अपना पर्सनल खुद का एक वेबसाइट बनाना है, जो मिनिमम 4 पेज और मैक्सिमम जितना आप चाहते हो उतना बना सकते हो। ओके, तो आप आगे क्या एम रख रहे हैं, क्या करना चाहती हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 11वीं के छात्रों ने खुद रोबोट्स और वेबसाइट्स बनाई हैं। दिल्ली सरकार चाहती है कि सरकारी स्कूल के छात्र आत्मनिर्भर बने, इसलिए सभी तरह की सुविधाएं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दी जा रही है। कि एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जो मशीन अपने आप से कुछ लर्न कर सके, दैट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसी पर्पज़ से कि हम बच्चों को ये डेवलप कराना सिखाएं कि मेरी मशीन मेरे डेटा के यूज से किस तरीके से अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकती है। बिल्कुल काफ़ी सही बात है, क्योंकि AI और कोडिंग जैसी चीज़ें बच्चों को इस उम्र में दिल्ली सरकार के स्कूल्स में सुनिश्चित की जा रही है, उन्हें पढ़ाया जा रहा है। ये एक बड़ी पहल। कैमरामैन राकेश सिंह के साथ शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV, दिल्ली।
और पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। चारों तरफ बर्फबारी के खूबसूरत नज़ारे इस वक्त औली में बने हुए हैं। स्थानीय लोगों के चेहरे एक बार फिर से खिल चुके हैं, तो पर्यटकों में भी काफी हर्षोल्लास है। पर्यटक जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के मरीन ड्राइव से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया।